वयं भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतम्। मत्पक्षतः निदेशक केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः भोपाल परिसरस्य पक्षतः वयं भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च कुर्मः। मध्यप्रदेशानां राजगढ़ मण्डले 1949 तमख्रीस्ताब्दे फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्के लब्धजनुः एमए पीएचडी डीलिट इत्युपाधिभिर्विभूषिताः त्रिपाठी राधावल्लभः सम्प्रति अस्य निर्देशने पीएचडी इत्युपाधिमधिगतवन्तः। संस्कृत हिन्द्याङ्ग्ल भाषासु अस्य 85 ग्रन्थाः प्रकाशिताः। एतेषु आदि कबीर वाल्मीकिः संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा, काव्य शास्त्र और काव्य, लेक्चर्स ऑन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और विश्व रंगमंच, नाट्य शास्त्र विश्वकोश चतुर्षु खंडेषु इत्याद्या ग्रंथाः उल्लेखार्हाः। शोधपत्रिकासु त्रिपाठिनः 130 शोधलेखाः शताधिक प्रायः शोधलेखाः शतं प्रायः विविधाश्चान्ये लेखाः प्रकाशिताः। कैशोर्यात् संस्कृते हिन्द्यां च काव्यकथारचनायां प्रवृत्त्यास्य संस्कृते 4 काव्यसङ्कलनानि बहूनि नाट्यानि च प्राकाश्यं गतानि। हिंदी भाषायाः प्रतिष्ठित पत्रिकासु 35 लघुकथा अस्य प्रकाशिताः, यासु काश्चन मराठी मलयालम भाषयोरनूदिताः प्रकाशिताश्च। संस्कृते लिखितासु मौलिक लघुकथास्वप्येकस्याः हिन्द्यां तेलुगु भाषायां च अनुवादः प्रकाश्यं गतः। 15 संस्कृत रूपकाण्यनेन हिन्द्याम् अनुदितानि 15 राष्ट्रियैः अन्तर्राष्ट्रियैर्वा पुरस्कारैरयं सम्मानितः। तेषु उत्कृष्ट शोध कार्याय मुम्बईस्थायाः एशियाटिक सोसाइटी संस्थाया महामहोपाध्याय पुरुषोत्तम बामन काणे स्वर्णपदकम्, अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनस्य पुरस्कारद्वयं, कालिदास की समीक्षा परंपरा इति ग्रंथस्य कृते मध्यप्रदेश संस्कृताकादेम्याः भोजपुरस्काराः, लहरी दशकम् इति काव्यसंग्रहाय उत्तरप्रदेश संस्कृताकादेम्याः कालिदास पुरस्काराः, संधानम् इति संस्कृत काव्यसंग्रहस्य कृते नवदेहलीस्थायाः संस्कृताकादेम्याः पुरस्काराः, कलिकातास्थ हिंदी अकादेम्याः राष्ट्रीय हिंदी रत्न सम्मानाः तथा च कनाडातोदिगतः रामकृष्ण संस्कृत पुरस्काराः उल्लेखमर्हन्ति। तरु वयं समेषां पक्षतः मत्पक्षतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निदेशक महोदयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशक महोदयस्य परिसर पक्षतः हार्दं हार्दं वन्दनम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरान्तर्गतं यत् नाट्यशास्त्रीयम् अनुसन्धान केन्द्रं वर्तते, तेन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् आमन्त्रितः। एतस्य कृते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतीन्, अस्य परिसरस्य निदेशक महोदयान्, नाट्यशास्त्रानुसन्धान केन्द्रस्य निदेशकांश्च अहं सभाजयामि। तेभ्यः साधुवादान् धन्यवादांश्च वितरामि। नाट्यशास्त्रानुसन्धान केन्द्रेण अत्यन्तमेव सार्थकः उपक्रमः खल्वयं कृतः। पूर्वमपि एतेन केन्द्रेण संस्कृतनाट्यप्रयोगे काश्चन उपलब्धयः कृताः। अहं तावत् आशासे यत् संस्कृतनाट्यमधिकृत्य न केवलं विचारविमर्शद्वारेण अपितु प्रयोगदिश्यपि एतत् केन्द्रं भूयोपि आत्मनो विस्तारं विधास्यति इति। सम्प्रति सर्वेषां
सुखबोधाय हिंदी भाषया संस्कृतनाट्यमधिकृत्य किंचित वदिष्यामि। समकालीन संस्कृत नाटक और रंगमंच पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एक बात यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि रंगमंच के लिए संस्कृत में नाट्य शब्द का प्रयोग होता है। नाट्यशास्त्र में और पूरी हमारी कला परंपरा में नाट्य जिसको कहते हैं उसे आजकल हम रंगमंच, अंग्रेजी में थिएटर कहते हैं। यद्यपि नाट्य शब्द का कुछ और भी व्यापक अर्थ हमारी परंपरा में है, परंतु इस समय संस्कृत रंगमंच जिसे हम कह रहे हैं उसके लिए नाट्यशास्त्र की परंपरा नाट्य शब्द का प्रयोग करती है। संस्कृत रंगमंच को हम संस्कृत नाट्य कह सकते हैं या केवल नाट्य भी कह सकते हैं। हम इस पर विचार करेंगे कि हमारे समय में 20वीं शताब्दी और विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संस्कृत नाट्य का नवाविष्कार किस तरह से हुआ, उसकी फिर से पहचान कैसे की गई हमारे समय में, और कैसे संस्कृत रंगमंच इस संज्ञा का प्रचलन रंगकर्मियों के बीच में आरंभ हुआ। इसके पहले संस्कृत रंगमंच यह शब्द इतना प्रसिद्ध नहीं था। परंपरा में नाट्य शब्द तो था ही, संस्कृत नाटक कहते ही थे। संस्कृत नाटक के इतिहास लिखे गए, संस्कृत नाटकों पर खूब विचार हुआ और नाटक की अपेक्षा रूपक शब्द अधिक सार्थक है। रूपक की ही एक विधा या रूपक का ही एक प्रकार नाटक है, लेकिन उपलक्षण से नाटक शब्द का प्रयोग सारे रूपकों के लिए हम करते हैं। तो रूपक, नाट्य और नाटक इन शब्दों का तो हमारी परंपरा में खूब प्रचलन था, प्रसिद्धि थी, परंतु संस्कृत रंगमंच यह शब्द 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से जो प्रयोग कर रहे थे नाटकों के, उनके बीच में व्यवहार में आने लगा। इसलिए सवाल ये आता है कि संस्कृत रंगमंच है क्या और उसकी क्या पहचान है। कई बार हम यह मान लेते हैं कि संस्कृत का कोई भी नाटक आधुनिक रंगमंच पर अगर खेला जा रहा है तो उसको हम संस्कृत रंगमंच कहेंगे। यह एक गलत धारणा है। कोई भी संस्कृत का नाटक आधुनिक रंगमंच पर यदि खेला जाता है, विशेष रूप से जो पश्चिम की यथार्थवादी शैली है, जिसमें कि काल की एकहरी अवधारणा है, और एक प्रोसेनियम थिएटर जिसको कहते हैं, चोखड़े का रंगमंच जिसको कहते हैं, बॉक्स थिएटर जिसको कहते हैं, उस पर कोई भी संस्कृत का नाटक यदि खेला जाता है तो उससे संस्कृत रंगमंच नहीं बनता। तो इसलिए संस्कृत रंगमंच की क्या पहचान होनी चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। उसके पहले किस तरह से यह प्रचलन में आया, इसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे। ये 1970 के बाद खासतौर से रंगकर्मियों और संस्कृत के पंडितों के बीच में जो विचार विमर्श होने लगा नाट्यशास्त्र की परंपराओं को लेकर के, तो उसमें यह शब्द केंद्र में आया और इस शब्द का एक तरह से आविष्कार किया गया उस समय। और यह माना गया कि नाट्यशास्त्र हमारे सामने एक पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है, पूरे भारतीय रंगमंच की एक मुख्य धारा का वह प्रतिनिधित्व करता है, और उस नाट्यशास्त्र में बताई गई प्रविधियों, अभिनय पद्धतियों और उसके जीवन दर्शन, रंग दर्शन, जो सौंदर्य शास्त्र उसका है, इसको स्वीकार करके यदि कोई नाटक खेला जाता है तो वह संस्कृत रंगमंच के अंतर्गत माना जाना चाहिए। और संस्कृत नाटक यदि अन्य शैली में, विशेष रूप से पश्चिमी शैली में, विक्टोरियन थिएटर पर या पश्चिम की यथार्थवादी शैली में खेला जाता है, तो भाषा संस्कृत होने से संस्कृत रंगमंच नहीं बनता। यदि अन्य भाषा का भी नाटक नाट्यशास्त्र की पद्धति से उसके सौंदर्य दर्शन के अनुसार खेला जाएगा तो वह संस्कृत रंगमंच का अंग माना जाएगा। तो ये सारा जो विचार विमर्श हुआ, इसमें उज्जैन की कालिदास अकादमी की एक विशेष भूमिका थी, और उसमें रंगकर्मियों के बीच में और संस्कृत के पंडितों के बीच में जो विचार विमर्श हुआ, संवाद हुआ, उसमें पंडित रिवा प्रसाद द्विवेदी और दूसरे संस्कृत के पंडित थे। कुछ संस्कृत के विद्वान ऐसे भी थे जो नाट्य प्रयोग में भी दक्ष थे, नाट्य निर्देशन में भी दक्ष थे, जैसे कमलेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जो संगीत शास्त्र की बहुत बड़ी विदुषी थी और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की शिष्या थी और साहित्याचार्य भी थी। उन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी कार्य किया और नाटकों का निर्देशन भी किया। तो इस तरह के लोग इस संवाद में, यह जो विचार विमर्श हुआ, इसमें सम्मिलित थे। रंगकर्मियों में हबीब तनवीर कावालम, नारायण पणिक्कर, गोवर्धन पांचाल, बंसी कौल, रतन थियम,
इस तरह के जो दिग्गज नाट्य निर्देशक भारत के उस समय थे और अभी भी हैं, वो इसमें शामिल थे। तो उससे एक बहुत नया युग का आरंभ हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में हुआ। और यह माना गया कि जो हमारा नाटक है, जो संस्कृत रंगमंच के अंतर्गत जिस नाटक को हम करते हैं, उसका दिक्काल बोध, जो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह पश्चिम के नाटकों से भिन्न है। उसमें समय की एक रेखीय गति नहीं हुआ करती है, समय की उसमें चक्रीय गति हुआ करती है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ टाइम उसमें होता है। उसकी रंगानुभूति, उसका जो एक्सपीरियंस है थिएटर का, वह अलग होता है। तो उसमें यथार्थ की हुबहू अनुकृति नहीं होती। जैसा हम एक कैमरा कापी, फोटो कापी जैसे यथार्थ की सामने रख दी गई हो, उस तरह से यथार्थ को प्रस्तुत नहीं उसमें किया जाता। उसमें त्रिलोकी के भावों का अनुकीर्तन होता है। तीनों लोक उसमें, केवल जो दिखाई देने वाला संसार है वह नहीं, बल्कि आने वाला संसार, उसके पहले का संसार, और केवल जो समय हमारे साथ है वही नहीं, वर्तमान ही नहीं, बल्कि भूत और भविष्यत, ये त्रिकाल और त्रिलोकी का अनुकीर्तन या पुनः सृजन, पुनः सृष्टि उसमें होती है। तो अनुकरण, नकल के अर्थ में उसमें अनुकरण नहीं होता। तो संसार के सारे भाव, जीवन की सारी अवस्थाएं साधारणीकृत होकर के उसमें सार्वजनीन बनती हैं और प्रेक्षक के अनुभव का अंग बनती हैं। तो प्रेक्षक उसमें तमाशबीन केवल नहीं होता कि वह दूर खड़ा तमाशा देख रहा है, और जो अभिनेता और प्रेक्षक है उनके बीच में एक अदृश्य दीवार है, एक तरह की ग्लास की दीवार है जिसके परे वह देख रहा है एक तमाशा घटता हुआ। तो वह जो अनुभव होता है पश्चिमी रंगमंच में, वह एकदम अलग प्रकार का होता है। संस्कृत नाटक में जो दर्शक की सहभागिता और रंगानुभूति और रसानुभूति में दोनों का एक साथ संवेद अनुभव होना, इसके कारण इसकी एक अलग पहचान बनती है। तो इस तरह से संस्कृत रंगमंच की जो अवधारणा यह विकसित हुई हमारे समय में, उसमें नाट्यशास्त्र की जो जीवंत परंपराएं पिछली 2 शताब्दियों में टूट गई थी, उनको फिर से जोड़ने का उपक्रम भी किया गया। और यह भी बात ध्यान में देने की है कि नाट्यशास्त्र की जो किताब है, उसको प्राप्त हुए, आधुनिक संसार को उसको उपलब्ध हुए लगभग 100 ही वर्ष अभी तक बीते हैं। उसका भी एक थोड़ा सा इतिहास मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सर विलियम जोन्स, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, अनेक भाषाएं जानते थे। उन्होंने प्राच्य विद्या में संस्कृत के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, अविस्मरणीय विभूति वो हैं। तो उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक कालिदास का मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद उसको प्रकाशित किया है। यह विश्व की संस्कृति के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, और जैसा मैं मानता हूँ और प्रमाण सहित मैं बताता आया हूँ कि सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल जिस दिन छप कर के आया, उस दिन संसार वह नहीं रहा जो कि उसके पहले था, क्योंकि कला का सारा संसार बदल गया, विश्व संस्कृति में उलट पुलट हो गई, भारत के बारे में अवधारणा लोगों की बदल गई। जैसे ही वह अनुवाद यूरोप में पहुंचा तो लोग चौंके कि भारत में तो इतनी महान कृति है। और गोइथे जो 18वीं शताब्दी के बहुत महान कवि जर्मन भाषा के थे, उनको जर्मन भाषा में उस अनुवाद का भी अनुवाद मिला, तो कितने वो मुग्ध हुए। उन्होंने कविता लिखी कालिदास पर, उससे यूरोप की जो साहित्य धारा है वह प्रभावित हुई, संस्कृति प्रभावित हुई। तो वह एक अलग इतिहास है। लेकिन सर विलियम जोन्स ने जो शाकुंतल का अनुवाद छापा, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला कि नाट्यशास्त्र नाम की भी कोई किताब भारत में है, लेकिन मुझे वह किताब नहीं मिल सकी। यदि वह किताब मुझे मिल जाती तो मैं इस कालिदास की महान रचना को थोड़ा और भी अच्छी तरह समझ सकता था। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक नाट्यशास्त्र की कुछ जानकारी आधुनिक संसार को है कि कोई ऐसी किताब भारत के पास है, लेकिन वो किताब किसी को प्राप्त नहीं है। कुछ पंडितों के पास कहीं वह है, पुरानी हस्तलिखित पोथियों में कहीं वह है, वो मिल नहीं पा रही है। 1826 में एच विल्सन, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने संस्कृत के 7 नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द थिएटर ऑफ हिंदूज इस नाम से। तो उस समय तक जैसे ही सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद प्रकाशित हुआ, संस्कृत नाटकों की खोज पश्चिम के विद्वान करने लगे, भारत में भी उनकी पांडुलिपियां खोजी जाने लगी। तो जो महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ हैं संस्कृत नाटक के, वे हमारे सामने आए। वेणी संहार है भट्ट नारायण का, मृच्छकटिक है, मुद्रा राक्षस है, उत्तर रामचरित, भवभूति के नाटक, ये सामने आए। तो इस तरह के 7 नाटकों का होरेस विलियम्स
ने अनुवाद किया और वो प्रकाशित हुआ 1826 में। उसकी भूमिका में भी इन्होंने लिखा, एच विल्सन उनका नाम है, होरेस विल्सन। उसकी भूमिका में भी उन्होंने लिखा कि मुझे नाट्यशास्त्र नहीं मिल पाया, उसकी पोथियां कहीं हैं लेकिन वह तो किताब मुझे नहीं मिली, वह मिल जाती तो मुझे अधिक सहायता मिलती इन नाटकों के बारे में विवेचन करने में। तो 1826 तक, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यह स्थिति है कि नाट्यशास्त्र की पुस्तक किसी के पास नहीं है। उसके बारे में आभास है कि कोई ऐसा ग्रंथ भी भारत में है, जो मेरी राय में एक ऐसा ग्रंथ है कि भारत संस्कृत साहित्य से यदि 5 ऐसे गौरव ग्रंथों का नाम लिया जाए जिन्होंने कि विश्व संस्कृति को निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है, तो उसमें से ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इन 5 के नाम लिए जाना चाहिए। तो यह नाट्यशास्त्र 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक उसकी पुस्तक हमारे पास नहीं थी। यह 1880 में फ्रांस में एक विद्वान थे, उनको इसकी कुछ खंडित पांडुलिपि मिली, उन्होंने इसका एक अध्याय प्रकाशित किया। उसके बाद लुई रेनो भी फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने इसका एक अध्याय प्रकाशित किया। फिर जॉन ग्रोसे एक विद्वान थे, उन्होंने अपने इसका संस्करण निकाला इसके कुछ अध्यायों का। और फिट्ज हाल, उन्होंने 1865 में दशरूपक, एक जो नाट्यशास्त्र संबंधी 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसको प्रकाशित किया, उसको संपादित और प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र के कुछ अध्याय प्रकाशित किए। तो नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर के मिलने लग गईं। कहीं से लाइब्रेरियों से इन्होंने खोज निकाली, उसको पढ़ना शुरू किया, उसको संपादित करना शुरू किया, तो उसके कुछ कुछ अध्याय प्रकाशित होने लगे। लेकिन जो संपूर्ण नाट्यशास्त्र है वह 1894 में काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। तो पहली बार पूरी किताब नाट्यशास्त्र की हमको 1894 में मुद्रित रूप में प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर के 125 साल ही अभी तक हुआ है आधुनिक संसार को नाट्यशास्त्र की उपलब्धि होने के बाद। इन 125 सालों में नाट्यशास्त्र संस्कृत रंगमंच की अवधारणा को विकसित करने में, विश्व के कला जगत में, विश्व के रंगमंच के इतिहास में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह कर रहा है, यह हम देखते हैं। उसके बाद तो नाट्यशास्त्र के प्रामाणिक संस्करण सामने आए। 1894 में काव्यमाला सीरीज का पूरा संस्करण प्रकाशित होने के बाद 1929 में काशी संस्कृत सीरीज में पंडित पटुकनाथ शर्मा और बलदेव उपाध्याय के संपादन में पूरा नाट्यशास्त्र प्रकाशित हुआ। फिर उसका प्रामाणिक संस्करण 40 पांडुलिपियों को मिलाकर के तैयार किया गया, बड़ौदा से शोध संस्थान से वह गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित हुआ। तो 1926 ईस्वी से 1964 ईस्वी के बीच में 4 खंडों में आचार्य अभिनव गुप्त की टीका अभिनव भारती के साथ पूरा नाट्यशास्त्र छपा। वह एक मानक और प्रामाणिक संस्करण नाट्यशास्त्र का अभी तक माना जाता है। इस बीच जब नाट्यशास्त्र प्रकाशित रूप में सामने आ गया तो विद्वानों का ध्यान उसकी तरफ गया, रंगकर्मियों का ध्यान उसकी तरफ गया, और संगीत नाटक अकादमी ने 1955 से 1958 के बीच राष्ट्रीय स्तर के अनेक परिसंवाद आयोजित किए गए। संगीत नाटक अकादमी ने ये परिसंवाद आयोजित किए और उसमें देश के प्रख्यात पंडितों ने, डॉक्टर वी राघवन जो कि महान विद्वान भी थे और नाट्यकार और नाट्य निर्देशक भी थे, उस स्तर के कई विद्वानों ने और रंगकर्मियों ने उसमें भाग लिया। इस सिलसिले में यह जो विचार विमर्श हुआ, इसमें संस्कृत रंगमंच का कोई विचार स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आया और न उसकी दिशा ही प्रशस्त हो सकी। केवल उनकी संस्कृति यह थी कि क्लासिकल थिएटर, जो शास्त्रीय रंगमंच है, उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए एक केंद्र शासन को एक संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। तो इतना ही कुल उपक्रम आरंभ हो सका 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। और उसके बाद फिर एक दूसरा नए सिरे से उपक्रम उज्जैन में इसलिए आरंभ हो सका कि वहाँ पर कालिदास समारोह की एक परंपरा 1958 से चली आ रही थी और वहाँ फिर विशेष रूप से संस्कृत के नाटक उसमें हुआ करते थे। उस पृष्ठभूमि में रंगकर्मियों और विद्वानों के बीच में विशेष रूप से विचार विमर्श वहाँ हो सका। लेकिन संस्कृत रंगमंच क्या है, इसकी एक अवधारणा सामने आने के पहले भी संस्कृत नाटक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी में किए जा रहे थे। नाट्यशास्त्र की पोथियां भले ही हमारे पास नहीं थी, उसकी पोथियां गुम हो चुकी थी, लेकिन हमारी चेतना में कहीं
नाट्यशास्त्र का प्रकाश था, तो उसके आधार पर प्रयोग की कोई दिशा 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में भी खुल रही थी। और विशेष रूप से कुछ अत्यंत ही प्रतिभाशाली जो महान साहित्यकार 19वीं शताब्दी में हुए, जो भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय संस्कृति की गहरी समझ रखते हैं, उन्होंने नाट्य रचना भी की और नाटक कैसा होना चाहिए और रंगमंच कैसा होना चाहिए इस पर विचार किया। तो नाट्यशास्त्र भले ही उनके पास नहीं था, फिर भी वो अनजाने में नाट्यशास्त्र के निकट आ जाते हैं। तो ऐसे जो साहित्यकार हुए उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने रंगमंच पर निबंध लिखा। हिंदी में भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद, उन्होंने न केवल नाटक लिखे बल्कि ये दिखाया कि भारतीय नाट्य परंपरा कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने अपना विचार विमर्श भी किया रंगमंच को लेकर, नाटक को लेकर। तो ये आनंद कुमार स्वामी एक और नाम है जो कि बहुत बड़े पंडित हैं भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति के। उन्होंने भी रंगमंच और नाटक कैसा होना चाहिए, तो इन लोगों के सामने नाट्यशास्त्र की किताब नहीं है, फिर भी ये अपनी जो प्रतिभा है और जो इनको भारत को जानने की, समझने की जो अंतर्दृष्टि इनमें है, उसके द्वारा ये जानते हैं कि भारत का रंगमंच किस तरह से पश्चिम के रंगमंच से अलग होना चाहिए। तो ये भी एक परंपरा चली आ रही थी, और जैसे ही नाट्यशास्त्र सामने आ जाता है तो उस परंपरा को बल मिलता है, उसको नाट्यशास्त्र का एक शास्त्रीय आधार भी मिल जाता है। लेकिन उसके पहले जैसे ही 1789 में सर विलियम जोन्स का विज्ञान शाकुंतल का अंग्रेजी अनुवाद छप करके आया, कलकत्ता थिएटर में उस अंग्रेजी अनुवाद को खेला गया। उसकी रंगमंच की प्रस्तुति भी उसी साल हुई जिस साल ये छप करके आया है, 1789 में। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है कि कलकत्ता थिएटर जो अंग्रेज साहबों ने अंग्रेजी के नाटक देखने के लिए क्लब की तरह बनाया था, और उसमें शेक्सपियर के नाटक हुआ करते थे। लेकिन सर विलियम जोन्स चूंकि वारेन हास्टिंग्स के बाद जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके बाद सबसे बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने बहुत काम किया है संस्कृत के लिए। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी भी स्थापित की, और अपार उनका साहित्य है कई भाषाओं में। तो उनका किया हुआ काम जब सामने आया तो लोगों को लगा कि इसको तो खेलना चाहिए। जो कलकत्ता थिएटर में जो नाटक करने वाले थे, तो उन्होंने उसको खेला, अंग्रेजी अनुवाद जो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का था। तो उससे एक आरंभ हुआ कि जो दूसरे संस्कृत के नाटक थे वो खेले जाने लगे। जैसे ही 1826 में मैंने बताया कि होरेस विल्सन की किताब आ जाती है, तो उसमें से भी बंगाल हिंदू थिएटर ने उत्तरामचरित का जो अंग्रेजी अनुवाद था विल्सन का, उसको खेला। 1831 में वो खेला गया। उसके बाद ये प्रसन्न कुमार टैगोर बहुत कला प्रेमी थे, उनके उद्यान में जूलियस सीजर के कुछ अंशों के साथ उत्तरामचरित का विल्सन का अनुवाद खेला गया। विद्यातोषिणी थिएटर था बंगाल में, उसमें भट्ट नारायण की वेणी संभार का बंगला अनुवाद प्रस्तुत किया। बंगला अनुवाद राम नारायण तर्करत्न का था। 1857 में काली प्रसन्न तर्काचार्य के द्वारा अनुदित विक्रमोर वशियम और मालती माधवम इसी संस्था के द्वारा, विद्यातोषिणी संस्था के द्वारा खेले गए। फिर बेलगछिया थिएटर था, उसने श्रीहर्ष की रत्नावली प्रस्तुत की 1858 में। मालिकाग्निमित्रम का बंगला अनुवाद खेला, जिसको कि यतीन्द्र मोहन टैगोर ने बंगला में अनुवादित किया था। तो शाकुंतल खेला गया 1859 में। और पारसी कंपनियां बहुत सारी बनी, विक्टोरिया थिएटर कंपनी है, और भी नाटक मंडलियां बनी। इन्होंने उर्दू और फारसी में संस्कृत नाटकों के, विशेष रूप से कालिदास के विज्ञान शाकुंतल के अनुवाद किए, रंगमंच पर प्रस्तुत किए। तो नाट्यशास्त्र सामने न होने पर भी, उसकी पोथी की जानकारी न होने पर भी संस्कृत नाटक को समझने का प्रयास और रंगमंच पर उसको खेलने का प्रयास किया जाता रहा। उसमें पारसी शैली का कुछ घालमेल था, पश्चिमी जो रंगमंच है यूरोप का, उसका भी कुछ सम्मिश्रण था, और कुछ संस्कृत नाटक को समझने का भी प्रयास था। उसके माध्यम से भारतीय रंगमंच की पहचान खोजने का भी एक प्रयास था। तो अब इसके बाद जो 1970 के बाद जो नया एक तरह से पड़ाव आता है भारतीय रंगमंच की यात्रा में, और संस्कृत रंगमंच का एक काल, एक युग प्रारंभ होता है, तो उसमें एक बड़ा नाम हमारे सामने कावलम नारायण पणिक्कर का आता है। 1978 में कावलम नारायण पणिक्कर से कहा गया कि आप संस्कृत का एक नाटक, भास का कोई नाटक तैयार करके और कालिदास समारोह के मंच पर प्रस्तुत कीजिए। कावलम नारायण पणिक्कर मलयालम साहित्य में एक बड़ा नाम था। मलयालम के नाट्यकार के रूप में वो प्रसिद्ध थे, रंगकर्मी के रूप में वो प्रसिद्ध थे, सिनेमा में भी उनका नाम था। दुर्भाग्य से हमारे बीच वो नहीं है। बहुत यशस्वी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वे रंगकर्मी रहे। तो उनकी संस्कृत नाटक में भी रुचि थी। तो उनको जब ये प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने
अपने सोपानम जो उनका थिएटर ग्रुप था, रंगमंडली उनकी थी, उससे नाटक तैयार किया मध्यम व्यायोग। तो यह 1978 में जब प्रस्तुत हुआ तो इसको भारतीय रंगमंच के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना माना गया। जो समीक्षक हैं नाट्य कला के, नाट्य समीक्षक हैं जाने माने, उनकी यह राय है कि एक बड़ी घटना थी, यह महत्वपूर्ण घटना थी। कावलम नारायण पणिक्कर ने जब मध्यम व्यायोग प्रस्तुत किया तो उससे संस्कृत रंगमंच कैसा होना चाहिए ये खासतौर से उभर करके सामने आया कि हम संस्कृत नाटक के पाठ को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें जो दिक्काल की अवधारणा है, उसमें जो समय की अवधारणा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके अंतर्निहित अभिप्रायों को मंच पर खोलने का प्रयास करते हैं, और नाट्यशास्त्र में जो विधि विधान है उसको भी हम अपनाते हैं। इसके बाद कावलम नारायण पणिक्कर, रतन थियम, हबीब तनवीर, विजया मेहता, शांता गांधी, गोवर्धन पांचाल, रीता गांगुली, भारत रत्न भार्गव, के.एस. राजेंद्रन, पंसी कोल, ये बहुत प्रख्यात जो रंगकर्मी है, और नई पीढ़ी के रंगकर्मियों में भूमिकेश सिंह, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, इन सब ने कहीं मूल संस्कृत में और कहीं अनुवादों में संस्कृत के नाटकों का निर्देशन किया, प्रस्तुतिकरण किया, उन पर विचार विमर्श भी हुआ। तो एक बहुत सक्रिय वातावरण बना संस्कृत के रंगमंच के विकास के लिए। और इसमें विशेष रूप से त्रिधारा के नाम से रीता गांगुली के निर्देशन में 3 संस्कृत के नाटक नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में खेले गए, वह भी एक उल्लेखनीय प्रयोग था। गोवर्धन पांचाल ने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच निर्मित किया और उस पर संस्कृत के कुछ नाटक उन्होंने प्रस्तुत कराए, विशेष रूप से मूल संस्कृत में दूत वाक्यम उनका खेला गया। विजया मेहता ने मराठी अनुवाद में मुद्रा राक्षस और अभिज्ञान शाकुंतल, इनकी प्रस्तुतियां कराई। वो उन्होंने नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच भी बनवाया, और उसमें दोनों और रंगमंच पर मत्तवारणी, रंगपीठ और रंगशीर्ष, इनका विभाजन और कक्षा विभाग, इन सब का ध्यान रखते हुए और कुछ भरत मुनि के जो अभिनय की प्रविधियां हैं उनको अपनाते हुए उन्होंने ये दोनों नाटक कराए। उनका जो विज्ञान शाकुंतल है वो अमेरिका में उनको आमंत्रित किया गया निर्देशन करने के लिए, वहाँ भी वह हुआ। विदेशों में संस्कृत नाटक का एक वातावरण बना, वो खेले गए। इसमें फ्रिट्ज वेनेविट्ज एक बड़े जर्मनी के निर्देशक हैं, उन्होंने मृच्छकटिक का निर्देशन किया। तो विदेशों में जो प्रख्यात रंगकर्मी हैं, जो ब्रेख्त की परंपरा के बाद, ब्रेख्त का भी कुछ ध्यान एशियाई रंगमंच की तरफ गया था। स्तानिस्लावस्की ने भी, जो रूस के महान निर्देशक थे, उन्होंने संकेत किया था कि एशिया में कुछ नाटक की जो परंपरा है उसकी तरफ हमको देखना चाहिए, जो वहाँ अभिनेता योगी की तरह हो जाता है, वो अपनी चेतना दूसरे की भूमिका में इस तरह से डाल देता है जैसे योगी अपनी आत्मा दूसरे की काया में प्रवेश कराता है। ये सब उन्होंने अपने अभिनेताओं को बताया था। तो विदेशों के भी जो महान रंगकर्मी हैं उनका ध्यान नाट्यशास्त्र की ओर जा रहा था इस समय, और हमारे देश के जो बड़े रंगकर्मी हैं उनका भी ध्यान कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र की तरफ था। तो यह एक संस्कृत रंगमंच के क्षेत्र में एक सृजनात्मक संभावनाओं का समय था 20वीं शताब्दी के अंतिम 2-3 दशकों का। और उसमें के.एस. राजेंद्रन ने उत्तरामचरित का निर्देशन किया, विक्रमोर्वशीयम उनके निर्देशन में खेला गया। कमल वासिष्ठ ने कुंदमाला और विक्रमोर्वशीयम की प्रस्तुतियां कराई। तो इन सभी निर्देशकों में एक समझ देखने को मिलती है कि नाट्यशास्त्र क्या है, उसका प्रस्थान क्या है, उसमें अंतर क्या है पश्चिमी शैली से, और क्यों उसकी अभिनय प्रविधि हमें अपनाना चाहिए। उसकी जो सूक्ष्मता है, बारीकी है, उसमें जीवन की अवस्थाओं को प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उसकी अभिनय प्रविधि में, वो हमारे लिए क्यों अभी भी बहुत ही कारगर है, स्वीकार्य है। इस बोध के साथ इन निर्देशकों ने अपने कुछ नाटक प्रस्तुत किए। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझता हूँ कि रही है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वसंतोत्सव के नाम से संस्कृत नाटकों का एक वार्षिक उत्सव करता आ रहा था। 16 वर्ष पूर्व इसका आरंभ हुआ। पहला वसंतोत्सव 3-4 मार्च 2000 की तिथियों में दिल्ली के आंध्र भवन के प्रेक्षागार में, अम्बेडकर प्रेक्षागार में हुआ। इसमें 8 मूल नाटक, संस्कृत नाटक प्रस्तुत किए गए, और संस्थान के गुरुवायूर परिसर के द्वारा भगवत अच्युतम की प्रस्तुति हुई, श्रृंगेरी परिसर के द्वारा कर्णभारम की प्रस्तुति हुई। तो इन दोनों परिसरों से जो प्रस्तुतियां हुई वो इसलिए उल्लेखनीय रही कि वहाँ के जो कलाकार छात्र थे उनमें क्षेत्रीय पारंपरिक नाट्य विधाओं का बोध था। कूडियाट्टम या यक्षगानम जैसी विधाओं का कुछ उनमें संस्कार था। तो ये जो क्षेत्रीय पारंपरिक विधाएं हैं भारत की, ये जो लोकनाट्य हैं, पारंपरिक लोकनाट्य हैं, ये नाट्यशास्त्र से हमेशा जुड़े रहे।
भले ही उनके अभिनेता नाट्यशास्त्र को न पढ़ते पढ़ाते हों, लेकिन परंपरा से नाट्यशास्त्र की परंपरा वहाँ जागृत रही है, तो कहीं न कहीं वे नाट्यशास्त्र से जुड़ते हैं। तो संस्कृत रंगमंच का एक स्वरूप वहाँ लोकनाट्य से जुड़कर के सामने आ जाता है। तो इसके बाद ये 2000 साल में जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वसंतोत्सव के नाम से संस्कृत नाटकों को मूल रूप में खेलने का, वह आगे बढ़ता रहा और उसके बाद दिल्ली में कमानी प्रेक्षागार में या एलडीजी प्रेक्षागार में ये उत्सव होता रहा। चौथे वर्ष से इसको 3 दिन किया गया, त्रिदिवसीय कर दिया गया, जो द्विदिवसीय महोत्सव था। और 2007 से इसको फरवरी के स्थान पर नवंबर में स्थानांतरित करते हुए कौमुदी महोत्सव का नाम दिया गया। तो तब से ये कौमुदी महोत्सव के नाम से जो वार्षिक नाट्य महोत्सव संस्थान का होता है, उसमें 2008 के बाद कुछ विशेष प्रयोग किए गए। एक तो उसमें जो देश के शीर्षस्थ रंगकर्मी हैं उनको आमंत्रित किया गया। कावलम नारायण पणिक्कर के नाटक उसमें हुए, कमल वशिष्ठ का उसमें नाटक हुआ, के.एस. राजेंद्रन को उसमें आमंत्रित किया गया कि वे छात्रों को कार्यशाला के द्वारा प्रशिक्षण दें। तो उसमें जैसे ही हमारे भीतर यह समझ जागृत होती है कि नाट्यशास्त्र का भी प्रशिक्षण लेना उसी तरह अनिवार्य है जिस तरह से कि शास्त्रीय नृत्य का या शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। और शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन में किसी सिद्ध गुरु के पास कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद, साधना करने के बाद जिस तरह से कोई उसका कलाकार बन सकता है, उसी तरह से नाट्यशास्त्र का अभ्यास यदि करना है, तत्सम्मत प्रयोग यदि करना है, संस्कृत रंगमंच यदि करना है, तो उसी तरह से सिद्ध गुरु के पास प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि यह उससे भी अधिक गहरी कला इस अर्थ में है कि इसमें कई कलाओं का समावेश होता है। इसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, रंगमंच भी है, अभिनय भी है, स्थापत्य भी है, वास्तु भी है, मूर्तिकला भी है। तो न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य एक सामासिक कला है, कई कलाएं इसमें मिश्रित होती हैं। इसीलिए वे सूत्रधार के लिए कहते हैं कि उसको इन सारी कलाओं का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई हुनर, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई विज्ञान और ज्ञान नहीं है जो कि नाट्य में समाहित न हो जाता हो। तो यह एक ऐसी कला है और यह समाज के लोकरंजन के लिए ही नहीं, उसकी चेतना को उदात्त बनाने के लिए काम में आती है। तो इस बोध के साथ में यदि प्रशिक्षण देकर के हम अपने कलाकारों को दीक्षित करते हैं संस्कृत रंगमंच में, तो उससे एक दिशा खुलती है। तो ये समझ जैसे ही हमारे भीतर आई, तो ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जो प्रयोग हो रहे थे ये कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचे और राष्ट्रीय रंगमंच का गौरव ये हासिल कर सके। ऐसा जो जानकार लोग हैं, रंगकर्मी हैं, दूसरे विषयों के, दूसरे रंगमंच पर काम करने वाले, उन्होंने इनके प्रयोगों को देख करके कहा। तो यह एक दिशा इस तरह से खुलती है। और अभी तक हम देखते हैं कि संस्कृत नाटक, जो पुराने नाटक हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नाटक इस मंच के माध्यम से खेले गए जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कि प्रकरण है, उसमें मृच्छकटिक और मालती माधव को ही लोग जानते थे, लेकिन कौमुदी मित्रानंद है, प्रबुद्ध रोहिणी है, बाकी जो प्रकरण है उनका भी मंच पर प्रयोग हुआ। 10वां जो कौमुदी महोत्सव है 2013 में, उसमें ये प्रकरण खेले गए। नाटिकाएं खेली गई 11वें कौमुदी महोत्सव में, फरवरी 2014 में जो हुआ, उसमें वृषभानुजा, मृगांक लेखा, मणिमंजरी, प्रियदर्शिका आदि नाटिकाएं उसमें खेली गई। और अनेक आधुनिक नाटकों की जो नए नाटक हैं संस्कृत के, उनकी भी प्रस्तुतियां हुई। लेकिन हमारा आग्रह इस बात पर रहा कि जो पारंपरिक दृष्टि है, नाट्यशास्त्र में जो दृष्टि है, उसके अनुसार नाटक किया जाए। और इसमें कुछ युवा निर्देशक सामने उभर करके आए जो इस दिशा में सोच रहे थे, इस दिशा में सक्रिय थे। और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के भोपाल परिसर में नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इसने नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग और अनुसंधान की दिशा में अपने आरंभिक वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया। इसको जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाला भारंगम अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है, उसमें इसकी प्रस्तुति को आमंत्रित किया गया। गोवा थिएटर फेस्टिवल जो राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख महोत्सव है, उसमें इसकी प्रस्तुति को आमंत्रित किया गया। और कालिदास समारोह के राष्ट्रीय रंगमंच पर इसकी प्रस्तुतियां हुई। तो एक संभावना यह खुलती है संस्कृत रंगमंच के द्वारा
कि हम रेपर्टरीज बना सकते हैं, संस्कृत रंगमंच के नाट्य दल हम बना सकते हैं। तो कुछ युवा उत्साही रंगकर्मियों ने इस तरह के नाट्य दल भी गठित करने आरंभ किए। कुछ नाट्य संस्थाएं भी इस तरह की बनी। कवलम नारायण पणिक्कर का सोपानम, वह बाद के वर्षों में केवल संस्कृत नाटक ही करता रहा और कवलम नारायण पणिक्कर संस्कृत रंगमंच के लिए जाने गए। यद्यपि वो मलयालम के बहुत बड़े नाट्यकार और रंगकर्मी हैं, लेकिन संसार में उनकी प्रसिद्धि संस्कृत नाटक के कारण हुई। भास के नाटकों की जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुतियां की, वो अभूतपूर्व आयाम भारतीय रंगमंच को उसके द्वारा मिला। तो संस्कृत रंगमंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कोई रंगकर्मी कर सकता है। संस्कृत रंगमंच के द्वारा भारतीय रंगमंच की एक नई पहचान राष्ट्रीय रंगमंच के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। यह संभावना इससे खुली। यद्यपि जितना काम हुआ है वह आरंभिक कार्य है और उससे हमें उसी तक सीमित रह करके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत नाटकों के बारे में अभी भी हमारे शिक्षित वर्ग में यह धारणा बनी हुई है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें, कि संवाद रट लिए और रामलीला की वेशभूषा पहन ली और रंगमंच पर संवाद हमने रटे रटाए दोहरा दिए तो उससे संस्कृत रंगमंच हो गया। तो वह तो संस्कृत रंगमंच नहीं उससे बनता। तो उसके लिए गहरी साधना, गहरा अभिनिवेश और नाट्यशास्त्र की परंपराओं की गहरी समझ होनी चाहिए, ताकि संस्कृत रंगमंच को हम विकसित कर सकें। और हम यह भी संभावना उजागर कर सकें कि केवल संस्कृत नाटक ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं के नाटक भी नाट्यशास्त्रीय पद्धति से किए जाएंगे और संस्कृत रंगमंच का विस्तार उसके द्वारा होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि गिरीश रस्तोगी जो हिंदी नाटक की और रंगमंच की विशेषज्ञ थी, उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतर किया, लेकिन उन्होंने उसकी प्रस्तुति नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच तैयार करके और उस पर कराई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 3 दिशाएं बनती हैं, नाट्यशास्त्र सम्मत संस्कृत रंगमंच की या तदनुसार नाटकों के प्रयोग करने की 3 दिशाएं, जो कि क्रमिक सोपान हम कह सकते हैं, वो बनती हैं। एक तो पहली दिशा तो यह है कि नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में जो नाट्य मंडप बनाया गया है, नाट्य मंडप बताया गया है, उसके अनुसार नाट्यगृह, थिएटर हाउस, रंगमंच बनाया जाए। तो ऐसा कोई नाट्य मंडप अभी तक नहीं बनाया जा सका। कालिदास अकादमी में इस पर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत संगोष्ठियां हुई, वहाँ मॉडल्स भी तैयार किए गए कि भरत सम्मत नाट्य मंडप ये है, लेकिन वह कहीं बन नहीं पाया। लेकिन जो हमारे सामने रंगमंच है, जो बनी बनाई बिल्डिंग है, उसमें हम भरत सम्मत रंगमंच खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो नाट्य मंडप भले ही हम नहीं बना सके, लेकिन यह प्रयास किया कि रविंद्र भवन कोई है या जो भी नाट्यशाला है उसमें कम से कम विकृष्ट नाट्यगृह जैसा कुछ रंगमंच हम बना लें। तो उसमें रंगपीठ और रंगशीर्ष इनमें विभाजन होता है, 32 और 16 हाथ के मेजरमेंट में, माप में, और मतवारणी दोनों तरफ होती है। सोपानाकृति पीठक जो रेजिंग स्टेयर्स में दर्शकों के बैठने की, प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था होती है, और एक जवनिका होती है जो 2 लोग उसको पकड़ करके लाते हैं। तो इतने सब विधि विधान का पालन किया जाए। तो यह एक स्थूल बाह्य विधि विधान है कि हमने बाहर का जो ढांचा है उसको खड़ा किया, और ड्रॉप कर्टेन नहीं है जो गिराया जाने वाला पर्दा या हटाए जाने वाला पर्दा यांत्रिक विधि से, वह नहीं है, लेकिन एक जवनिका है जो कि बहुत रचनात्मक उसका उपयोग संस्कृत रंगमंच में होता है। जैसा कवलम नारायण पणिक्कर के प्रयोगों में हम देखते हैं कि वो कितना उसको सांकेतिक बनाते हैं, कितना गूढ़ अभिप्राय उससे वे जोड़ देते हैं कि जवनिका के द्वारा नायक और नायिका के बीच कितनी कितनी दूरियां हैं। कई जवनिकाएं खड़ी कर देते हैं, उनको पास आता दिखाते हैं, दूर जाता दिखाते हैं। ये बहुत सारे अभिप्राय, केवल एक जो छोटा सा पर्दा है, पटी जिसको कहते हैं, वह बहुत छोटे आकार की होती है, उससे भरत के प्रस्थान में सिद्ध होते हैं। तो यह तो एक स्थूल ढांचा हमने उसका लिया, यह एक दिशा हुई। उसके बाद दूसरी, उसके आगे की दिशा यह थी कि जो उनकी अभिनय की प्रविधियां हैं उसको स्वीकार किया जाए। तो किस सीमा तक उनके अभिनय की प्रविधियों को हम स्वीकार कर सकते हैं। आंगिक का जो 4 प्रकार के अभिनय हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, तो 4 प्रकार के अभिनयों की बहुत ही सूक्ष्म प्रविधियां भरत मुनि ने बताई। 64 हस्त उन्होंने बताए,
36 प्रकार की दृष्टियां उन्होंने बताई, 13 प्रकार के शिरस उन्होंने बताए, हस्तपाद भ्रू जो भौं है उसके कर्म उन्होंने कई प्रकार के बताए, आंखों की पुतलियों के कर्म उन्होंने बताए। तो शरीर के रोए रोए को किस तरह से माध्यम एक रंगकर्मी बना सकता है, यह उसमें उन्होंने सिद्ध किया। तो उसका तो प्रशिक्षण कई वर्षों तक जब लेगा, जैसे कुडियाट्टम और कथकली के अभिनेताओं में हम देखते हैं कि आंखों की पुतलियों से कई कई भाव किस तरह से प्रकट करते हैं, तो उतनी सूक्ष्मताएं वह बहुत गहरे लंबे सतत अभ्यास के बाद आ सकती हैं, और वह बहुत ही रसिक दर्शकों की चुनी हुई मंडली के सामने दिखाए जाने वाला वह नाटक उससे तैयार होता है। तो किस सीमा तक हम उसको अपना सकते हैं, जो इतनी जटिल सूक्ष्मताएं हैं नाट्यशास्त्र की, तो उनमें से कुछ का हमने उपयोग किया कि पताक हस्त का तो उपयोग सभी करते हैं, यह जो हस्त है इसके तो 100 उपयोग भरत मुनि ने बताए हैं। और भी जो उपयोग हैं इसमें जनांतिक और अपवारित के लिए त्रिपताक का उपयोग अब कई रंगकर्मी करने लग गए हैं, आधुनिक रंगकर्मी भी करते हैं। तो उन्होंने अनुभव किया कि बहुत ही जटिल सूक्ष्म विधान है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम बहुत आसानी से आधुनिक भावों को प्रकट करने के लिए अपना सकते हैं, और उसके लिए हमको बाहरी यांत्रिक टीमटाम करने की जटिल जो यांत्रिक प्रणालियां हैं उनको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अभिनेता का देह ही माध्यम बन जाता है एक संसार को प्रस्तुत करने का। यह जो भरत मुनि के प्रस्थान में विशेषता है, यह आधुनिक रंगकर्म के लिए बहुत ग्राह्य इस दृष्टि से बनी कि जो रंगकर्मी सीमित साधनों में प्रयोग कर रहे हैं उनको इस बात ने आकर्षित किया कि हम केवल अभिनेता की देह, वाणी और उसकी चेतना, इसके द्वारा ही एक संसार इसमें खड़ा कर सकते हैं। यह तो एक इस तरह का प्रस्थान है कि इसमें बहुत लंबे सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो अभिनेता है वही रथ बन जाता है, वही घोड़ा बन जाता है, वही बाण बन करके छूट जाता है, वही सारथी बनता है, वही चाबुक बन जाता है। तो एक ही अभिनेता एक सारी दुनिया हमारे सामने खड़ी कर देता है। कई बार वह अधिक प्रभावशाली होता है, यदि दर्शक उसके संकेतों को, उसके अभिप्रायों को समझने वाले हों, तो उससे ज्यादा गहरा अभिप्राय, ज्यादा सार्थक संसार रंगमंच का एक बनता है, बजाय इसके कि हम यथार्थवादी शैली से सचमुच का रथ रंगमंच पर लाएं, सचमुच का हाथी रंगमंच पर लाएं, सचमुच का घोड़ा लाएं। तो उससे उतना आनंद नाटक का नहीं होगा, क्योंकि नाटक इसके लिए नहीं है। नाटक और सिनेमा में अंतर है। सिनेमा में आप सचमुच का घोड़ा ला सकते हैं, उसकी शूटिंग में उसके द्वारा कर सकते हैं। रंगमंच जो इतना छोटा सा है उसमें तो आपको बहुत बड़ी दुनिया खड़ी करना है, और वह उस गहरी साधना के द्वारा ये एक ऐसा प्रस्थान भरत मुनि ने हमें दिया कि हम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से बहुत बड़ा संसार, केवल हमारा समय ही नहीं, आने वाला समय, बीता हुआ समय, ये त्रिलोकी और त्रिकाल को हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके लिए दर्शकों को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको भी सुसंस्कृत होना चाहिए, अभिनेता को भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो उससे जो रंगमंच की एक दिशा बनेगी, वो भारतीय रंगमंच की पहचान उससे हो सकेगी। तो पहली दिशा तो यह हुई कि उसका जो स्थूल ढांचा है नाट्य मंडप का, वह हम स्वीकार करें, उस पर प्रयोग करें। दूसरी दिशा यह हुई कि उसकी जो आंगिक, वाचिक और सात्विक, वाचिक भी उतना ही जटिल है, उसमें काकू का प्रयोग कैसे होगा, अलंकारों का प्रयोग कैसे होगा, इंटोनेशंस, आवाज के जो उतार चढ़ाव हैं वो कैसे होंगे, उसकी बहुत ही गहराई से विवेचना भरत मुनि ने जो की है। तो उसको भी अभिनेताओं की ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ये दो दिशाएं हुई, लेकिन जो तीसरी महत्वपूर्ण दिशा है कि उसके पीछे एक भारतीय चेतना का संस्कार है, उसके पीछे एक जीवन बोध है, उसके पीछे एक सृष्टि बोध है। तो उसको समझे बिना यदि हम नाटक करते हैं तब भी मेरी समझ से वो संस्कृत रंगमंच नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें इस तरह की बहुत गहरी समझ नहीं आ सकी कि भरत मुनि क्या कह रहे हैं। भरत मुनि ये क्यों कह रहे हैं कि रस को पुरुषार्थ से जोड़ना चाहिए, यदि पुरुषार्थ नहीं होगा तो रस भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि जो एंटरटेनमेंट हुआ, मनोरंजन हुआ, वही रस हो गया। हमने श्रृंगार का कोई दृश्य दिखाया है, नायक नायिका को प्रेम करते हुए दिखाया, तो हमने कटाक्ष भुजाक्षेप भी दिखा दिए, हाव भाव भी दिखा दिए, तो हमने समझा कि यह श्रृंगार रस हो गया। लेकिन भरत मुनि तो कहते हैं कि जो 4 मूल रस हैं, श्रृंगार, बीभत्स, रौद्र और वीर, ये 4 पुरुषार्थों से जुड़ते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनसे अनिवार्य रूप से जुड़ते हैं। तो यदि पुरुषार्थ बोध नहीं होगा, पुरुषार्थ प्रवृत्ति यदि नहीं होगी, तो रसबोध भी नहीं होगा। वह एक चित्त का रंजन मात्र होगा, वह एक तरह से मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन वीर रस को धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म में प्रवृत्ति उससे होना चाहिए। श्रृंगार रस को काम पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराना चाहिए, जो कि सेक्स नहीं है, वह एक पूरी सर्जना है, मनुष्य के चित्त की रचनात्मकता है।
और रौद्र रस को अर्थ पुरुषार्थ से जोड़ना चाहिए, विभत्स रस को मोक्ष पुरुषार्थ से जोड़ना चाहिए। तो उसकी तरफ अभिनिवेश प्रवृत्ति दर्शक की जागृत होना चाहिए। तो दर्शक जो संस्कार लेकर के, इसीलिए दर्शक शब्द का प्रयोग नाट्यशास्त्र में नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसका काम सिर्फ देखना नहीं है, उसका काम उसमें शामिल होना है, उस अनुभव में सहभागिता उसकी होती है। अभिनेता के साथ वह भी दूसरी दुनिया में पहुंच करके सहभागी बन जाता है। जो नाट्य में हम एक संसार रचते हैं, तो वह दर्शक नहीं होता, वह सामाजिक होता है, सहृदय होता है और प्रेक्षक होता है। तो यह जो पुरुषार्थ बोध है, यह यदि चरितार्थ नहीं हुआ है, तब भी संस्कृत रंगमंच की पूरी अवधारणा हमारे सामने नहीं आती। और कई बार हम यह करने लगते हैं कि उपदेश उसके माध्यम से हम देते हैं, कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वह संदेश भी यदि सही ढंग से उथले उथले रूप में पहुंचाया जाएगा तब भी नाटक नहीं बनेगा, क्योंकि उपदेश देना सीधे सीधे नाटक का काम नहीं है। रस के द्वारा यदि संस्कार जगाया जाता है और उपदेश चित्त में संक्रांत होता है, तब तो उपदेश देना सार्थक होता है। तो पुरुषार्थ बोध, जीवन मूल्यों की सृष्टि और त्रिलोकी का अवतरण, त्रिकाल का अवतरण, और यह जो अवधारणा है कि नाट्य जो है एक यज्ञ है, यह भरत मुनि ने बार बार कहा, अभिनव गुप्त ने उसको बहुत अच्छी तरह से तार्किक रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो किस प्रकार से जो यज्ञ में जो हम अपने सीमित अहंकार को विसर्जित करके अनंत से जुड़ते हैं, उसी प्रकार से अभिनेता अपने सीमित अहंकार से मुक्त होकर के, अपनी चेतना के कंचुकों को बंधनों से मुक्त होकर के अनंत में प्रवेश करता है। और जो प्रेक्षक है, जो सामाजिक और सहृदय है, वह भी अपनी चेतना के सीमित बंधनों से मुक्त होकर के अनंत से जुड़ता है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए अनंत से जुड़ जाना होता है, चित्त में बहुत गहराई तक संस्कार जागृत करता है, उससे पुरुषार्थ बोध जागृत होता है। तो यह तो अभी तक कहीं ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से लगा नहीं कि ऐसा कोई नाटक हमने किया है। कुछ दिशाएं जरूर खुली। दिशाएं इसलिए खुली कि जो नाटक अनुदित होकर के खेले जा रहे हैं, उनमें उनके अभिनेता संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत नाटक उन्होंने नहीं पढ़ा है, ना उन्होंने भरत का नाट्यशास्त्र पढ़ा है, तो वे उस भावधारा में गहराई से डूब करके नाटक नहीं करते हैं। वे हम उनको रंगकर्म करना है, इसलिए वे नाटक कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुछ प्रयोग हुए, उनमें जो अभिनेता थे, जो छात्र अभिनेता थे, वे नाटक अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, वे शास्त्रज्ञ थे, वे उस नाटक की भावधारा में डुबकी लगा चुके थे, उसकी भाषा की बारीकियों को जानते थे, और वे प्रशिक्षित भी जब हो गए, तब उन्होंने जो नाटक करना शुरू किया तो वे उस चेतना से जुड़ सके। तो इस तरह के कुछ प्रयोग अवश्य सामने आए, जिसमें कि भरत मुनि क्या चाहते हैं और नाट्यशास्त्र सम्मत नाटक कैसे होना चाहिए, संस्कृत रंगमंच का नाटक कैसे होना चाहिए, इसकी कुछ झलक हमें मिल सकी। तो अभी तक ये जो झलक मिली है, इसको सुस्पष्ट एक इसकी छवि हम उकेर सकें भारतीय रंगमंच पर, और विश्व में इसको हम स्थापित कर सकें, यह इस समय अपेक्षा है। और हमें आशा है कि इस दिशा में अब आगे काम हमारे रंगकर्मी और जो नाट्यशास्त्र के अध्येता हैं वो कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि कुछ आधार हैं जिनकी वजह से संस्कृत रंगमंच और नाट्यशास्त्र की परंपरा आधुनिक विश्व रंगमंच के लिए प्रासंगिक है। पहली बात तो यह है कि उसका जो नाट्य मंडप है, वह एक विशेष प्रकार के नाटक के लिए बहुत कारगर होता है। जैसा हमने देखा कि यदि मतवारणी का उपयोग करते हैं तो हमको बहुत सारी जो सीनरी बनाना है वह आवश्यक नहीं होता, और ज़्यादा कारगर ढंग से हम दिखा सकते हैं दृश्यों में विभाजन। नाट्य मंडप की भी जो पूरी उनकी अवधारणा है, कक्षा विभाग के रूप में या रंगपीठ रंगशीर्ष के रूप में, वह सुविधाजनक हो जाती है बहुत सारे नाटकों के लिए। तो नाट्यशास्त्र में बताई गई जो तकनीकें हैं, विशेष रूप से अभिनय प्रविधियां हैं, आंगिक और वाचिक की और आहार्य की भी, तो वह आज के रंगमंच के लिए काम की हो सकती हैं, उपादेय हो सकती हैं। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि नाट्यशास्त्र केवल एक किताब भर नहीं है, एक पोथी ही नाट्यशास्त्र नहीं है, वह एक पूरी परंपरा है, एक पूरी परंपरा का एक प्रतीक है और प्रतिनिधि है। तो जो शास्त्र में नहीं है वह लोक में हमको मिल सकता है। भरत मुनि स्वयं कहते हैं कि जो हमने शास्त्र में नहीं बताया उसको लोक में जाकर के खोजो, क्योंकि लोक से तुम्हें मिलेगा। तो लोको वेदस तथा अध्यात्म प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम, ये तीन उन्होंने इसके पैरामीटर्स या मानदंड बताए कि लोक, वेद और अध्यात्म।
तो लोग जो संसार तुम्हारे सामने खुला हुआ है उससे सीखो, वेद जो शास्त्र है उससे सीखो, जो किताब है भरत मुनि की वह हो सकती है, और अध्यात्म मतलब अपने भीतर भी। तो अपनी चेतना में देखो कि कैसे अपने सीमित अहंकार का विसर्जन करके अनंत की दुनिया में तुम प्रवेश करते हो। जो स्तानिस्लावस्की बयान करते हैं कि मैंने देखा कि मेरी मृत्यु एक तरह से हो चुकी है और मैं दूसरी काया में प्रवेश कर रहा हूँ। इसको बहुत मार्मिक रूप में वो बताते हैं अपने भूमिका की चर्चा करते हुए। तो जो अभिनेता है वो किस तरह से अनुभव करता है कि एक तरह की मेटामॉर्फोसिस से वो गुजरता है कि वह मृत्यु के द्वार से गुजर करके दूसरी दुनिया में पहुंचा है, ऐसा वह अनुभव करता है। तो यह जो परंपराएं हैं ये हमारे लिए अभी भी प्रासंगिक हो सकती हैं। और नाट्यशास्त्र प्रयोक्ता की चेतना को रंगमंच की व्यवस्थाओं से जोड़ने का शास्त्र भी एक तरह से है। तो वह उस तकनीक को निर्मित करता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता की चेतना, प्रेक्षक की चेतना एक अनंत से जुड़ती है और प्रेक्षक और प्रयोक्ता में संस्कार भी बनते हैं। और नाट्यशास्त्र एक संवाद का ग्रंथ है, वह एक ओपन टेक्स्ट है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो बताते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि इसके आगे इस तरह से सोचा जा सकता है, तो दिशाएं उससे खुलती हैं। तो यह एक स्थिर और रूढ़ पद्धति की चर्चा नाट्यशास्त्र नहीं करता कि केवल ऐसे ही होगा। भरत मुनि बार बार कहते हैं कि 64 हस्त हमने बता दिए तो और भी हो सकते हैं, इतनी पद्धति हमने बता दी तो और भी हो सकती हैं। तो केवल एक उदाहरण है और उसके आगे का हम सोच सकते हैं। तो इस रूप में भी नाट्यशास्त्र हमारे लिए काम का हो सकता है कि वह हमारे लिए एक आगे सोचने के लिए दिशा खोलता है। और जो विशेष बात मैंने कही कि जो भारतीय जीवन बोध है, भारतीय विश्व बोध है, जो हमको विश्व के सामने स्थापित करना है कि हमारी संस्कृति, हमारी विश्व दृष्टि, हमारा जीवन बोध यह है। और जो इकहरी अवधारणा है काल की, एक रेखीय अवधारणा है, वह स्थापित कई बार कर दी जाती है संस्कृत रंगमंच में। और एक साइक्लिक मूवमेंट काल का, एक चक्रीय अवधारणा आती है। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लीनियर मूवमेंट ऑफ टाइम है, जो एक रेखीय अवधारणा है काल की, वह बिल्कुल काम की नहीं रह गई। क्योंकि कई नाटकों में हम देखते हैं कि एक रेखा में काल जा रहा है। शाकुंतल में सूर्योदय का वर्णन है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूरज उग रहा है, बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद अनसुईया प्रेमवदा आती है कि भोर हो गई और क्या करना है क्या करना है। तो एक के बाद एक जैसे घड़ी के कांटों की तरह से समय आगे बढ़ता है। यह भी एक रेखा में भी समय गुजरता है, लेकिन कई बार उत्तरामचरित में 12 वर्ष का समय एकदम से बीत जाता है और एकदम से दूसरा अंक शुरू होता है। तो यह जो कालबोध है कि हम कई बार छलांग लगाते हैं दूसरे काल में, एक काल से दूसरे काल में पहुंच जाते हैं, इसको दिखाने की जो तकनीकें हैं नाट्यशास्त्र में, तो ये हमारे लिए अभी भी काम की हैं। और नाट्यशास्त्र नाम की जो पुस्तक है वो भारतीय रंगमंच की खोज और स्थापना में मददगार हो सकती है। विशेष रूप से इसमें समझने की बात जो हमारे लिए है वह यह है कि जो पश्चिमी रंगमंच है वह मनुष्य को अकेला विखंडित रूप में प्रस्तुत करता है। वह काल की इकहरी अवधारणा ही प्रस्तुत नहीं करता, वह मनुष्य को एकाकी रूप में प्रस्तुत करता है प्रायः। जबकि जो संस्कृत रंगमंच है और नाट्यशास्त्र की परंपरा का रंगमंच है वह मनुष्य को पूरी सृष्टि के अंग के रूप में प्रस्तुत करता है, पूरी सृष्टि के साथ उसको प्रस्तुत करता है। तो संस्कृत नाटक में, नाट्यशास्त्र की परंपरा में जो प्रयोग होता है उसमें अभिनेता या मनुष्य कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ में प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं। जैसे शकुंतला है तो उसके साथ में उसके हिरन हैं, उसकी पेड़ हैं, लताएं हैं, ये इनके बिना शकुंतला नहीं है। इसीलिए उसको निसर्ग कन्या कहा गया कि ये है तो वह है और वह है तो ये है, इनसे अलग वह नहीं है। तो मनुष्य अपने पर्यावरण से अलग नहीं है, इस बोध के साथ ही हमेशा संस्कृत नाटक होता है। इसीलिए उसमें पूर्व रंग होता है जिसमें कि सारे देवता आते हैं। सारे देवता आते हैं तो सारा संसार, सारी प्रकृति वहां उतरती है। जो ब्रह्म मंडल बनता है उसमें सारे देवताओं का आवाहन करके हम बिठा देते हैं, तो सारी सृष्टि वहां उपस्थित है, उसके अंग बनकर के हम नाटक कर रहे हैं। यज्ञ में भी यही भावना होती है, तो यज्ञ भावना से नाटक किया जाता है और सारी सृष्टि के में संवेद होकर के नाटक किया जाता है। तो यह भावना हमारे बीच से लुप्त हो गई, तभी संसार में इस तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही कि महामारी है, हमने प्रकृति का विनाश किया, क्योंकि प्रकृति को काबू में करके हम सभ्यता की प्रगति कर सकेंगे ये हम सोचते थे। लेकिन जो हमारी परंपरा है वो बताती है कि हमसे अलग वह नहीं है, हम उससे हैं और वह हमसे है। तो उसका विनाश हम कर रहे हैं, तो प्रकृति का विनाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि तो चलती रहेगी, हम अपना विनाश कर रहे हैं।
इस बात को हम भूल गए हैं। तो संस्कृत नाटक और रंगमंच की इसलिए भी आवश्यकता है कि शायद उसके द्वारा फिर से हम इस बोध को जागृत कर सकते हैं कि ये है, ये सारी सृष्टि है, ये जो जिसको हम पर्यावरण और प्रकृति कहते हैं वह है, तभी हम हैं, हमारे होने से वह, उसके होने से हम हैं। तो उसको बचाएंगे तो हम बचेंगे, उसको बचाना अपने आप को बचाने के लिए हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। यह बोध भी संस्कृत रंगमंच हमें देता है। और एक संपूर्ण रंगमंच की अवधारणा, जो ब्रेस्ट ने कहा कि मैं होलिस्टिक थिएटर चाहता हूँ, समग्र रंगमंच चाहता हूँ, मैं केवल ट्रेजेडी नहीं चाहता, मैं ट्रेजेडी में कॉमेडी मिला दूंगा, जहाँ ट्रेजेडी हो रही है, बहुत दुख का प्रसंग है, वहां मैं गाना गवा दूंगा, मैं इस तरह से नाटक करूंगा कि नकल हम नहीं कर रहे हैं दुनिया में जैसा हो रहा है उसकी, हम अपना संसार अलग रच रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो ब्रेख्त को जानकारी यद्यपि नाट्यशास्त्र की नहीं थी, लेकिन वो एशिया के रंगमंच की तरफ देख रहे थे, इसलिए वो ऐसी बात कह सके। तो ये जो संपूर्ण रंगमंच की अवधारणा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में आती है कि रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान, रंगमंच, ये 11 मूल तत्व हैं। तो यदि 4 प्रकार के अभिनय हैं तो 4 प्रकार की वृत्तियां हैं, भारतीय, सात्वती, कैशिकी, आर्भटी। 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं कि ओड, मागधी है, पांचाली है, सात्वती है, तो ये दाक्षिणात्य है। तो ये 4 प्रकार के नायक हैं, 4 प्रकार के रस हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। ये सब जो सुसंबद्ध होते हैं एक दूसरे से, इस तरह का एक तरह का नेटवर्क बनता है मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, अवधारणाओं का। तो उसके द्वारा रंगमंच की एक ऐसी अवधारणा बनती है, यद्यपि हो सकता है कि वो कुछ हमें जटिल लगे, लेकिन एक पूरी सभ्यता का जो संकट है उसका एक समाधान वह हमारे लिए प्रस्तुत करती है। तो इसलिए संस्कृत रंगमंच और नाट्यशास्त्र की तरफ हमें देखना चाहिए, उसकी दिशा में काम करने का प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। अभी हम सुन रहे थे संस्कृत नाट्य जगत के मूर्धन्य आचार्य विद्वान अनमोल हस्ताक्षर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को। हम उनका सहृदय हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे विनम्र अनुरोध को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और सभी रंग रसिकों को, अभिनेताओं के लिए अपने अनमोल वचनों से लाभान्वित किया। हम आपका पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।